गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भूगोल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रह्मांड में तारों का निर्माण से संबंधित टॉपिक है उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तारों से निर्माण संबंधित तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपने तो सुना ही होगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी वो स्थिति है जिसमें ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंतेरे। इसके प्रमुख संपादक या सिद्धांत करता है जॉर्ज लेमेंतेरे। तारा के निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तारा बनने से पहले क्या था और तारा समाप्त कैसे होता है इसके बारे में हम पूरे और एकदम सटीक शब्दों में अध्ययन करेंगे, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। तारा बनने के पूर्व गैसों का एक विशाल गोला होता है। तारा जब निर्माण होता है उससे पहले एक गैसों का एक विशाल गोला होता है जिसे क्या कहा जाता है? निहारिका। जो गैसों का एक विशाल आकार गोले आकार का होता है उसे निहारिका कहा जाता है। तो आइए हम डायग्राम के अनुसार देखते हैं कि क्या होता है। जब तारा निर्माण होता है तो एक विशाल गोले का होता है, एक विशाल गोले के आकार का होता है। यह गोला गैसों का बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? निहारिका। निहारिका कहा जाता है। निहारिका के बाद जब ये विशाल आकार का गोला निहारिका रहता है तो उसमें आग लगने के बाद वह तारा का निर्माण करता है। जब इस गैस में आग लगती है तो वह तारा का निर्माण ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? तारा का। तो यह तारा का रूप ले लेती है। तारा आग का एक गोला होता है। जब काफी लंबे समय के बाद धीरे धीरे इसमें आग या ईंधन समाप्त होने लगता है तो यह तारा एक लाल दानव तारा का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है दोस्तों? एक लाल दानव तारा का। तो हम तारे के बाद किसका निर्माण को पढ़ते हैं? लाल दानव तारा। लाल दानव तारा का तारा निर्माण से पहले वह विशाल गैसों का एक गोला होता है। गोलाकार गैसों का एक गोला होता है जो आग लगने के बाद, उस गैस में आग लगने के बाद वह तारा का निर्माण लेती है। जब वह तारा बन जाता है, तारा में अधिक ताप होता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर तारा बन गया तो हमेशा वैसे ही रूप में रहेगा। समय के अनुसार उसमें भी परिवर्तन आते हैं और धीरे धीरे उनकी ताप में कमी आने लगती है। जब ताप में कमी आने लगती है, ईंधन समाप्त होने लगता है, तो वो किसका रूप ले लेता है? एक लाल दानव तारा का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? लाल दानव तारा का। लाल दानव तारा जब लाल दानव तारा आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। जब वह छोटा होता है तो श्वेत वामन तारा का रूप ले लेता है और जब वह बड़ा हो जाता है तो अभिनव तारा का रूप ले लेता है। जब छोटा रहता है तो श्वेत वामन का और जब बड़ा हो जाता है तो अभिनव तारा का। श्वेत वामन तारा को जीवाश्म तारा भी कहा जाता है और अभिनव तारा को विस्फोटक तारा के नाम से भी जाना जाता है। जब श्वेत वामन तारा धीरे धीरे उसकी रोशनी, उसकी प्रकाश जब समाप्त होने लगती है तो वो काला गोला के समान दिखाई देता है, तो इसे काला वामन तारा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब लाल दानव तारा बड़ा आकार ले लेता है तो विस्फोटक तारा या अभिनव तारा के रूप में जाना जाता है। और जब अभिनव तारा धीरे धीरे समय के अनुसार कई भागों में बंटने लगता है, क्वेसर और पल्सर, न्यूट्रॉन। लेकिन क्वेसर और पल्सर को उतनी गहराई का अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम और क्वेश्चन के व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है हमारा न्यूट्रॉन तारा। जब अभिनव तारा कई भागों में बढ़ जाता है, जब अभिनव तारा कई भागों में बढ़ जाता है तो उसमें से एक भाग होता है न्यूट्रॉन तारा का। न्यूट्रॉन तारा जब आगे समय के साथ साथ ब्लैक होल का रूप धारण कर लेती है, जो एक काला वामन के समान दिखाई देता है। लेकिन वह न्यूट्रॉन तारा से निर्मित होने के कारण इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल इसलिए इम्पॉर्टेंट है अध्ययन के लिए क्योंकि यह विश्व या पूरे दुनिया में ऐसा घनत्व वाला है
जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। यह दुनिया में सबसे अत्यधिक घनत्व वाला होता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना अधिक होता है कि उसमें एक मिट्टी, अगर हम ब्लैक होल की एक मिट्टी अगर लेते हैं तो वह 10 हाथी के बराबर होता है। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि जो काला न्यूट्रॉन तारा है उससे निर्मित ब्लैक होल है वो कितना ज्यादा घनत्व वाला हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि तारा होने के लिए तारा तारा कब कहा जाएगा, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आगे हम पढ़ते हैं। तारा एक तारा तभी कहलाएगा जब उसकी अपनी ऊष्मा होगी। यदि जब तक उसमें स्वयं की ऊष्मा नहीं होगी तब तक वह तारा नहीं कहलाएगा। स्वयं का प्रकाश होना चाहिए। तारे कहलाने के लिए स्वयं का प्रकाश होनी चाहिए। तारा में एक स्वयं ईंधन का रूप होता है। ईंधन के रूप में तारे में स्वयं का ईंधन होता है और ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तारे के रूप में दो गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम, दो ईंधन होती है। तारा इतना ज्यादा गर्म होता है कि वह ठोस से द्रव अवस्था में, द्रव तो नहीं कह सकते, उसे कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की एक अवस्था होती है जो प्लाज्मा अवस्था में होती है। प्लाज्मा अवस्था उस अवस्था को कहा जाती है जब हम किसी पदार्थ को इतना अत्यधिक ज्यादा टेम्परेचर में गर्म करते हैं कि वह पिघला हुआ स्थिति में आ जाता है। कोई ठोस पदार्थ पिघले हुए स्थिति में आ जाता है तो उसे प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। इसी प्रकार तारा भी किस अवस्था में प्राप्त होता है, हमें प्लाज्मा अवस्था में दिखाई देता है। प्लाज्मा अवस्था लोहे को जब पिघलाते हैं तो वो अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों, प्लाज्मा अवस्था। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है दोस्तों, संलयन होता है। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। इसमें तारे का जो रंग है, तारे का रंग वो तापमान पर आधारित होता है। आपने तो देखा होगा आकाश में कई तारे अत्यधिक अत्यधिक ज्यादा लाइट वाले दिखाई देते हैं, कई फीके दिखाई देते हैं, कई तारे ऐसे होते हैं जो नीले आकार में दिखाई देते हैं। तो ये अलग अलग जो कलर दिखाई दे रहा है किस किस कारण से दिखाई दे रहा है, उसके ताप के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। जैसा जितना ज्यादा ताप होगा उसके रंग में वैसे ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। आइए तो हम तारे का जो रंग है वो किस पर आधारित होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तारे का रंग कौन डिसाइड करता है, उसके पृष्ठ ताप। ताप मतलब उसमें कितनी ज्यादा ऊष्मा या ऊर्जा है, उसका ताप उसमें उसके रंग को निर्धारित करती है कि वह रंग किस प्रकार से दिखाई देता है। हमने आसमान में लाल तारे देखे होंगे, रात के समय में आपने भी देखा होगा लाल तारे। लाल तारे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका जो ताप है निम्न होता है, कम होता है, उसके ताप में कमी रहती है, निम्न होती है, तो वह लाल रंग का दिखाई देता है। श्वेत रंग का हमें तारे श्वेत रंग कब दिखाई देंगे दोस्तों, जब उसका जो तापमान है, उसके पृष्ठ का जो ताप है औसत में हो, मतलब निम्न से थोड़ा सा अधिक हो तो वह औसत कहलाएगा, और औसत में होने के कारण वह सफेद रंग का दिखाई देता है। और तीसरा और अंतिम होता है नीले रंग का। कई तारे नीले और गहरे नीले रंग के दिखाई देते हैं। तो क्यों दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अत्यधिक उच्च ताप के कारण जब वह अत्यधिक ज्यादा ऊष्मा होती है, उसमें अत्यधिक ज्यादा ऊर्जा होती है, तो वह तारा हमें कैसे दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है कि जो सूर्य का जो जीवन काल है, जो हमारा सूर्य है उसका जीवन काल 10 अरब साल है। हमारे जो सूर्य है वो उसका जीवन काल 10 अरब साल है। जो सूर्य है वो 5 अरब साल खत्म कर चुका है। 5 अब उसमें यह कहा जा सकता है कि 5 अरब साल खत्म करने के बाद केवल अब उसके पास, अर्थात हमारे सूर्य के पास कितने बचे हैं, 5000 साल पूर्व बस बचे हैं। इसके बाद सूर्य जैसे तारे के हमने देखा है, जैसे तारे बनके लाल दानव तारा, छोटा हुआ तो श्वेत वामन तारा और बड़ा हुआ तो अभिनव तारा, और श्वेत वामन तारा के बाद काला वामन, और अभिनव हुआ तो क्वेसर, पल्सर या न्यूट्रॉन तारा हुआ तो ब्लैक होल में ऐसे परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार सूर्य एक तारा है। आपने पढ़ा होगा, आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा कि सूर्य एक तारा है। तो वैसे ही 10 अरब में 5 अरब वह पूरी कर चुका है,
तत्पश्चात 5 अरब और बाकी है। 5 अरब पूर्ण करने के बाद सूर्य भी श्वेत वामन या अभिनव तारे के समान ही धीरे धीरे कर समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सूर्य का अंत या उनकी समाप्ति भी एक निश्चित और प्रमुख तथ्य है। याद रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम चंद्रशेखर सीमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रशेखर सीमा क्या है और चंद्रशेखर सीमा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको हम बहुत इजी और सटीक शब्दों में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर कौन है? चंद्रशेखर वे वैज्ञानिक है जिन्होंने एक सिद्धांत दिया है। क्या सिद्धांत दिया है? सूर्य 1.44 मतलब 1.5 गुना, जब सूर्य से 1.5 गुना अधिक द्रव्यमान होगा, किसी तारे का लाल दानव तारा बनने के बाद सूर्य का 1.5 गुना से अधिक उसका द्रव्यमान होगा तो वह श्वेतवामन तारा नहीं बल्कि अभिनव तारा बनेगा। अगर 1.5 गुना से कम होगा तो श्वेतवामन बनेगा। मेरी बात को एक बार और ध्यान से सुनिए। सूर्य से 1.5 गुना अगर बड़ा होगा तो वह अभिनव तारा, अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से अगर कम होता है तो श्वेतवामन तारा बनेगा। सूर्य से अधिक द्रव्यमान 1.5 गुना से अधिक द्रव्यमान होता है तो अभिनव तारा, और सूर्य से 1.5 गुना से कम होगा तो श्वेतवामन तारा बनेगा। इसी प्रकार ये जो 1.5 गुना है इसका जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? हमारे भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर के द्वारा किया गया है। एग्जैक्ट मान हम इसका 1.44 ले सकते हैं, जिसे हम नॉर्मल और साधारण भाषा में 1.5 गुना शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या एकदम सटीक शब्दों में इसका वैल्यू होगा 1.44। ये अगर 1.44 से अधिक होता है तो वह अभिनव तारा होगा, और 1.44 से कम होता है द्रव्यमान तो वह श्वेतवामन तारा होगा। जो ये सीमा निर्धारित किया जा रहा है, जो ये मुख्य ये लिमिट या बोल सकते हैं ये जो तथ्य दिया गया है, ये किन्होंने दिया गया है? भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इस कारण से इस सीमा को ही चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।